नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी लोग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। वो टाइम हो चुका है, आप सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, चलो। तो पहले तो हम लोग करंट को कवर करेंगे, फिर थोड़ा जीएस वाले क्वेश्चन को भी आज सॉल्व करेंगे। आज हम लोग थोड़ा स्पेशल क्लासेस को हम लोग सॉल्व करेंगे, आज स्पेशल क्लासेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रमोशन और सब चीज़ बाद में, पहले क्लासेस हम लोग आज करने वाले हैं। चलें, और दो नई बड़ी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। हमारे सीडीएस भी बदल गए हैं, हमारे जो सीडीएस हैं वो भी चेंज हो गए। और नौसेना यत्ना, हमारे जो नौसेना के प्रमुख हैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। हमारे सीडीएस प्लस नौसेना प्रमुख दोनों के दोनों ही बदल चुके हैं, दोनों के दोनों ही बदल चुके हैं। तो जितने भी लोग क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए हैं पहले तो क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी के सभी छात्र। ठीक है, सभी के सभी छात्र क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो, हमारे जो एडमिरल नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो बने हैं उनका नाम राजा सुब्रमण्यम है। और हमारे नौसेना यत्न कल चेंज करता हूँ। सीडीएस हमारे अगर पूछ ले सीडीएस हमारे कौन बने हैं, तो सीडीएस का नाम याद रख लीजिएगा। सीडीएस का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका नाम राजा सुब्रमण्यम हो जाएगा। सुब्रमणी हो जाएगा, सुब्रमणी हो जाएगा। और हमारे जो नौसेना के जो हेड हो जाएंगे, नवसेना के जो हेड हो जाएंगे, नौसेना के जो हेड हो जाएंगे उनका नाम भी याद कर लीजिएगा। तो उनका भी नाम याद रख लेना। उनका नाम हो जाएगा दोस्तों कृष्णा स्वामीनाथन यत्ना, स्वामीनाथन। नौसेना के जो प्रमुख हो जाएंगे, नौसेना दिवस हर साल कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। और हमारी तीसरे सीडीएस है इतना अनिल चौहान का स्थान लिए हैं। तीसरे, पहले जनरल विपिन रावत थे, दूसरे अनिल चौहान थे, और तीसरे सीडीएस ये बने हैं जिनका नाम राजा सुब्रमणी हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। तो सभी लोग क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? हेलो हेलो हेलो, एक बार हाँ या ना में आंसर बताइएगा। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बिल्कुल ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो पूछ रहा है कि मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यस। यानी कि किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, याद रख लीजिएगा। अब ये क्या है दोस्तों, जननी एक क्या है दोस्तों, प्लेटफॉर्म है। अब जैसे इसमें होगा क्या, देखो होता क्या है, जो गर्भवती महिला है, गर्भवती जो महिला है और नवजात शिशु है, नवजात जो शिशु हैं, नवजात शिशु का हमको डेटा मिलेगा, इतना डेटा एकत्र करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। डेटा एकत्र किया जाएगा, इसके लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जैसे कि हर साल जो है नवजात शिशुओं की हत्या मतलब कितने मर जाते हैं, या फिर कितनी भी जो होता है दोस्तों, कितनी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं गर्भवती महिलाओं को पहुंच पाती हैं, इन सभी चीज़ों के लिए क्या किया गया है दोस्तों, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कितने बच्चे जन्म लिए, कितने बच्चे मरे, इन सभी का जानकारी इस पोर्टल के जरिए मिलेगा। इसी के तहत यूविन और पोषण ऐप पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, याद रखना। इसी के जरिए दो और जो पोर्टल लॉन्च किए गए, जिसका नाम है एक यूविन है, एक हो जाएगा पोषण हो जाएगा। इन दोनों को भी इसी के जरिए ही लॉन्च किया गया है, इसी के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है। तो मातृ शिशु एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। क्या किया गया दोस्तों? जननी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया, जो हाल फिलहाल में अभी चर्चा में चल रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, चर्चा में चल रहा है। ठीक, इसी के अंतर्गत दो और पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसका नाम यूविन हो जाएगा और पोषण हो जाएगा। यूविन प्लस पोषण हो जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से याद आना चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? अपना राजनाथ सिंह जो है हमारे क्या डिफेंस मिनिस्टर है। अच्छा, कोई बताएगा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? सभी को प्रणाम है, सभी को नमस्कार है। सभी लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा, और क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा बिना बोले। ठीक है, बोलना ना पड़े, ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लासेस जब आप कर लीजिएगा तो आप खुद कहिएगा सर मज़ा आ गया। ठीक, आप खुद कहिएगा सर जी मज़ा आ गया। दूसरा, ब्रिक्स एग्रीकल्चर फोरम की मीटिंग। तो जो ब्रिक है ना, इतना जो पहले जो है ना, ये ब्रिक जो है, पहले तो इतना ही, इसका नाम पहले क्या था दोस्तों? पहले ब्रिक था, इसका नाम था पहले, तो इसका नाम क्या था दोस्तों? ब्रिक इसका नाम था। 2009 में ये बना था। जे ओ नील क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। 2010 में इसमें कौन जुड़ता है दोस्तों? 2010 में कौन इसमें जुड़ता है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है।
दक्षिण अफ्रीका इतना दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है, दक्षिण अफ्रीका जुड़ता है। इसके बाद ये ब्रिक जो रहता है वो क्या हो जाता है दोस्तों, ब्रिक्स हो जाता है। ब्रिक क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। फिर उसके बाद 2024 में आप देखोगे इसमें 24 में 4 देश जुड़ते हैं। इथोपिया रहता है, इथोपिया रहता है। फिर उसके बाद ईरान रहता है, ईरान रहता है। मिस्र रहता है, मिस्र रहता है, और मिस्र रहता है प्लस यूएई रहता है। फिर उसके बाद लास्ट ईयर आप देखिएगा 2025 में जब इसकी बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों, ब्राज़ील में हुई थी। जब इसकी बैठक ब्राज़ील में हुई थी, उसके पहले जनवरी में देखिएगा इसमें कौन जुड़ता है, इंडोनेशिया जोड़ा जाता है। इसमें कौन जोड़ा जाता है, इंडोनेशिया जोड़ा जाता है, इसमें इंडोनेशिया जोड़ा जाता है। उसके बाद आप देखिएगा ब्रिक्स में टोटल देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 10 देश हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसी में जो ब्रिक्स के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो बैठक हुई है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की मीटिंग जो कहाँ आयोजित की गई, ये इंदौर में आयोजित की गई। और इंदौर कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, भारत के कृषि मंत्री अगर पूछ ले कि भारत के कृषि मंत्री है ना, भारत के जो कृषि मंत्री का नाम अगर पूछ ले कि भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है इतना, शिवराज सिंह है इतना। शिवराज सिंह क्या है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान भारत के क्या है दोस्तों, कृषि मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान इसके कृषि मंत्री हैं, किसके, भारत के। इस बार जो ब्रिक्स है ना, इस ब्रिक्स की इतना, ब्रिक्स की जो है 18 नंबर की जो बैठक है वो कहाँ पे हो रही है दोस्तों, ये भारत में हो रही है। कहाँ पे दोस्तों, ये भारत में हो रही है। इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना रहेगा। जितनी भी मीटिंग होगी सबको हमको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी में ही सही, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। इसका 2 दिन का ये बैठक इंदौर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्या किया जाएगा, एआई और डिजिटल चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। इस पे जो इंदौर में जो 2 दिन की एग्रीकल्चर समिट हो रही है ब्रिक्स के अंतर्गत, इसमें एआई प्लस इतना डिजिटल चीज़ों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इसकी मीटिंग की जा रही है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पिछला वाला तो पता ही है, मैंने बता दिया यहाँ पे सारी चीज़ें, मैंने A to Z चीज़ें आपको बताई हैं। अब ये नहीं कह सकते कि सर ये छूट गया वो छूट गया, क्योंकि छूटा ही नहीं है, क्योंकि छूटा ही नहीं है। जब छूटा ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है कि भाई साहब ये छूट गया वो छूट गया, ये नहीं पता वो नहीं पता, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ को हमने डायमेंशन को यहाँ पे कवर किया है। वाराणसी, आपको पता होगा वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था। काशी तमिल संगम जो है, काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था। और वाराणसी में ही हिंदी साहित्य संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। हिंदी साहित्य संग्रहालय बनाया जा रहा है। और कहाँ पे, BHU में बनाया जा रहा है। कहाँ पे, BHU में, कहाँ पे दोस्तों, BHU में बनाया जा रहा है, BHU में बनाया जा रहा है। और BHU में इसकी स्थापना 1916 में होती है, 1916 में होती है। और करता कौन है पता है, मदन मोहन मालवीय। करता कौन है दोस्तों, तो पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर तो भले इंदौर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी बैठक तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो इस बार AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन, AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन जो है, शिखर सम्मेलन की भी जो मेज़बानी है ना, इस बार कौन किया है, ये भारत ही किया है। ये कौन किया है दोस्तों, भारत ही किया है, ये भारत ही किया है। चाहे AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन हो, चाहे आपको ब्रिक्स की बैठक हो, इन दोनों की मेज़बानी। रायसेना डायलॉग की बैठक भी इस बार भारत में ही हुई है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो बैठक भी इस बार नई दिल्ली में भारत में होगी। नई दिल्ली भारत में ही आयोजित की जाएगी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, याद रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी लोगों के लिए बता दूँ, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। पिकनिक पे जा रही है, अब क्या करिएगा, ठीक है। आज उन लोगों का पिकनिक है, ठीक है। आज उन लोग निकल रहे हैं पिकनिक के लिए, ठीक। चलिए, तो बातचीत कम, पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारे फोकस केवल पढ़ाई पे ज़्यादा रहेगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। मेरा मेन फोकस आपको पढ़ाने पे ही रहेगा। इससे ज़्यादा अपने लोगों को किसी चीज़ पे फोकस भी नहीं करना है, ठीक। नो इफ एंड बट, ओनली सिलेक्शन, ठीक। चलो, पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना, बन गए, संभावना छोड़ दो, संभावना। पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्या बनेंगे, यही बनेंगे, बहुंगे नहीं मुख्यमंत्री, कौन बनेंगे, लिखो यहाँ पे, कौन बने लिख दो, ठीक है। पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री कौन बने लिख दो, सीधे तौर पे, ठीक है। इनका नाम शुवेंदु अधिकारी, इनका नाम हो जाएगा, शुवेंदु अधिकारी हो जाएगा। तो फिर जो वेस्ट बंगाल है ना, इस वेस्ट बंगाल में 294 सीटें थी, 294 सीटें थी। इसमें 207 सीटें कौन जीती है दोस्तों, ये BJP, भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब आपको यहाँ पे बता दूँ, CM यहाँ पे कौन थी, ममता दीदी थी। कौन थी दोस्तों, ममता बनर्जी
बनर्जी, ममता बनर्जी यहाँ पे सीएम थी। ये तो बोली थी भैया हम इस्तीफे नहीं देंगे। अब होता क्या है ना दोस्तों, 7 मई को इसका क्या हुआ दोस्तों, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल का कार्यकाल विधानसभा का पूरा हो गया। अब होता क्या है ना मेरे भाई, मैं बता देता हूँ, जो विधानसभा जो होती है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। 5 साल बाद गवर्नर क्या करता है, विधानसभा को भंग कर देता है, विधानसभा को भंग कर देता है, विधानसभा को क्या करता है दोस्तों, भंग कर देता है, ऑटोमेटिकली सारे मंत्री पद खत्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सारी विधानसभा के जितने भी चुने गए मेंबर रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। फिर अब हुआ क्या है मेरे भाई, 294 सीटों में से जो है 207 सीटें बीजेपी जीती हैं और ममता दीदी हार गई हैं। इस बार बोली थी शपथ ही नहीं देंगी। अब हुआ क्या, पूर्ण बहुमत की सरकार, आप कैसे नहीं शपथ लेने दीजिएगा, आप कैसे नहीं इस्तीफा दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो गवर्नर भंग करेगा, बट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब पेपर में ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत इस्तीफा दिया जाता है, भंग किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंगाल की विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 174 का नाम सुने हो? ये गवर्नर भंग करता है। कौन दोस्तों? गवर्नर जो है ना, गवर्नर भंग करता है, गवर्नर भंग करता है। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? 174 के तहत यहाँ की विधानसभा को भंग किया है। कौन किया है? भंग किया है गवर्नर। अब यहाँ के जो गवर्नर हैं, वो चर्चा में रहेंगे, उनका नाम RN रवि हो जाएगा, RN रवि हो जाएगा। अब यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के PA को भी मरवा दिया गया है, शुभेंदु अधिकारी के जो PA है ना, उनको भी मरवा दिया गया, उनको भी मरवा दिया गया है, याद रख लीजिएगा। अब ये कौन से नंबर के CM बने हैं? शुभेंदु अधिकारी कौन से नंबर के CM बने हैं दोस्तों? तो 11वें नंबर के क्या बने हैं? 11वें नंबर के क्या बने हैं? CM बने हैं। ये 11वें नंबर के शुभेंदु अधिकारी क्या बने हैं? CM बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी 11वें नंबर के CM बने हैं। और 15 साल बाद 15 साल बाद बीजेपी यहाँ पे क्या बनाई है? सरकार बनाई है। 15 साल बाद बीजेपी यहाँ पे सरकार बनाई है। 15 साल बाद बीजेपी यहाँ पे क्या बनाई है? सरकार बनाई है। कहाँ पे दोस्तों? वेस्ट बंगाल में 15 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। अच्छा, पूछे कि वेस्ट बंगाल के जो वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ के पहले CM कौन थे? पहले CM कौन थे? पूछा जा सकता है इतना। तो वेस्ट बंगाल जो है, इसके पहले CM कौन थे? डॉक्टर प्रफुल्ल घोष थे। डॉक्टर प्रफुल्ल घोष यहाँ के पहले CM थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर प्रफुल्ल घोष जो हैं यहाँ के क्या थे दोस्तों? पहले CM थे। कौन थे दोस्तों? पहले चीफ मिनिस्टर थे। प्रफुल्ल घोष यहाँ के क्या थे दोस्तों? ये चीफ मिनिस्टर थे। प्रफुल्ल घोष यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, याद रख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, चुनाव अगर पूछ ले, पहली बात तो ये CM भले 11वें नंबर के थे, ये CM भले रखना, CM जो है ये कौन से नंबर के थे? ये जो बने हैं ये CM 11वें नंबर के। लेकिन विधानसभा जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ जब 18वां विधानसभा चुनाव था, 18वां विधानसभा चुनाव था। ममता बनर्जी की जो सीट थी ना, वहाँ से ममता बनर्जी खुद हार गई। भवानीपुर से ममता बनर्जी खुद हार गई, अपनी सीट से हार गई। ममता बनर्जी भवानीपुर से हार चुकी हैं, भवानीपुर से सीट से ये हार चुकी हैं, भवानीपुर की सीट से हार चुकी हैं। ठीक है, पेपर में जरूर पूछेगा, याद रख लेना। वेस्ट बंगाल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? इसकी वैल्यू आपने पूछी है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट अगर आपसे ये पूछा है, जब इसको आप वो करेंगे, जब आप इसको खोलेंगे, और फिलहाल ये भी पता होना चाहिए, मालूम है कार्यकाल विधानसभा का कितने दिन का होता है? ये जो विधानसभा होती है ना, इस विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, वो कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। हमने E to Z चीज़ें इस क्लासेस में आपको बताने का प्रयत्न किया है। अब इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा, जितना चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। अब जैसे यहाँ पे जो चुनाव जो होता है ना, ये चुनाव कंडक्ट कौन कराता है? दोस्तों ECI करवाता है। 4 मई को रिजल्ट आए हैं, 4 मई को रिजल्ट आए हैं। इसके बाद यहाँ पे तबाही मचल भयल है। ठीक है, इतना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक देखने को मिलता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, जो कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार है। कौन है दोस्तों? ज्ञानेश कुमार है। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक है दोस्तों सुखवीर सिंह संधू, और दूसरे कौन हो जाएंगे दोस्तों? विवेक जोशी हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई?
ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आपको ये भी बता सकता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये भाग 15 में आता, भाग 15 में यहाँ पे उल्लेख आपको देखने को मिलता है, भाग 15 में यहाँ पे उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है इतना। इससे ज़्यादा डेप्थ तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा डेप्थ तो नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा डेप्थ तो नहीं हो सकता, ठीक है। चल, तिमोर ग्रीन पिजन किस द्वीप पर किस द्वीप की स्थानिक एंडेमिक पक्षी प्रजाति है। बेसिकली मैं बता दूं, ये इंडेंजर्ड की स्पीड IUCN के लिस्ट में, IUCN के लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। और ये तिमोर आइलैंड पे आपको देखने को मिलेगी, तिमोर आइलैंड पे आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये जो है ना इंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ये एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। ये मालूम है, एशिया में इतना, एशिया में हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इन सभी जगह पे ही हमको देखने को मिलता है, इन सभी जगह पे ये देखने को मिलता है। अगर तिमोर की जो राजधानी है ना, ये जो तिमोर, ये मालूम है किसका सदस्य बना, आसियान का 11th मेंबर बना है। जो आसियान आप देखते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन के नाम से जानते हो। इस तिमोर की जो राजधानी है, तिमोर की जो राजधानी है वो दिल्ली है अपना, दिल्ली नहीं दिल्ली। तिमोर की जो राजधानी है ना वो क्या है दोस्तों, दिल्ली देखने को मिलेगी, याद रख लीजिएगा। अब पूछा जा सकता है कि ये किसका नया सदस्य बना है, तो आसियान का 11th मेंबर बना है, जिसके बाद ये चर्चा में आया है, जिसके बाद ये कंट्री क्या है, चर्चा में आया है। जी, यहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकते हैं आपके, सीधे तौर पे पूछे जा सकते हैं। चलो, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित होगा। देखो ये मालूम है, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। और ये 22वां संस्करण होने वाला है। ये कहाँ पे दोस्तों, ये दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में क्या होगा दोस्तों, आयोजन होगा, ठीक है। संस्करण का पूछ ले कि संस्करण, कई लोग पूछ रहे थे नोट्स कैसे बनाए, ऐसे लिख लो कि जो है ये एडिशन है, ये कौन सा 22वां है, संस्करण कौन सा है दोस्तों, 22वां है, आयोजन कहाँ पे, दिल्ली में हो रहा है। ऐसे फिर तीसरा कॉलम में लिख लीजिएगा। अब ये कब से कब तक चलेगा, 27 जुलाई से, ये कब तक चलेगा, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। कब से कब तक, 27 जुलाई से इतना, ये 27 जुलाई 2026 से लेके याद रख लीजिएगा 2 अगस्त इतना, 2 अगस्त 2026 तक ये चलने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप इतना, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो दिल्ली में किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है, 22वां संस्करण है। अगर पूछे कब से कब तक, 27 जुलाई से 2 अगस्त तक। 35 देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसमें 35 देश पार्टिसिपेट करने वाले, 1-2 देश नहीं, इसमें 35 देश पार्टिसिपेट करेंगे।
35 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 35 देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि भैया 35 देश तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन कितने बार साल में होता है? ये 2 साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार इतना एक बार आयोजन होता है, 2 साल में एक बार आयोजन, 2 साल में एक बार आयोजन इसका किया जाता है, 2 साल में एक बार क्या किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रथम बार 1971 में सिंगापुर में खेला गया था। अगर पूछे प्रथम बार कब हुआ था, तो प्रथम बार ये कब हुआ था? 1971 में, 1971 में प्रथम बार सिंगापुर में आयोजन किया गया था। सिंगापुर में प्रथम बार 1971 में इसका आयोजन किया गया था, 1971 में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो सेशन को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, सेशन को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, बोलना ना पड़े। ठीक है, आप अपने से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सेशन को बिना बोले क्या करिए? अपने से सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने से सेशन को शेयर। चलिए, यूनेस्को 2026 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किस संगठन ने जीता है? बताइए, ये किस संगठन के द्वारा जीता गया? ये मालूम है आपको? सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने जीता है, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने जीता है इतना। अब जैसे सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट, आपको पता होगा एक मूवी आई थी पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ठीक है, उसमें सिंडिकेट का मेंबर सब लोग रहते हैं, हम उसी से याद किए हुए हैं। तो वह 2026 का यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किस संगठन ने जीता है? तो सुडानी संगठन, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट ने जीता है, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के द्वारा जीता गया है, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के द्वारा जीता गया है, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट के द्वारा जीता गया, सिंडिकेट के द्वारा जीता गया। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा प्लीज़, कमेंट करते हुए जितने भी लोग देख रहे हैं, सारे के सारे छात्र बताएंगे, जितने भी लोग क्लासेस को देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको क्लियरिटी के साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एकदम ध्यान से, एकदम अच्छे से दिमाग लगा के सुनिएगा। ठीक, अब जैसे कि इधर बीच में कुछ और अवार्ड भी बांटे गए हैं, जैसे कि मान लो 60वां ज्ञानपीठ आर बेरा मुथ्थू को मिला है। अगर पूछा लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार किसे? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को। गर्ड फ्लेटिंस को क्या दिया गया दोस्तों? एबल पुरस्कार इस बार का दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे नाम, रूबल नागी को ग्लोबल टीचर पुरस्कार दिया गया है। रूबल नागी को क्या दिया गया? ग्लोबल टीचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो लगातार एग्जाम में हमसे पूछे जा रहे हैं, उनको अवश्य हमारे साथ पढ़ते हुए सभी लोग चलेंगे, ताकि कोई समस्या, किसी भी प्रकार की दिक्कत आप लोगों को ना हो। ठीक, चलो, तो आप देख सकते हो वो 2026 का यूनेस्को गिलेर्मो कार्नो प्रेस फ्रीडम प्राइज पुरस्कार किसको दिया गया? सुडानी पत्रकार को दिया गया है, सुडानी पत्रकार को दिया गया है। और नाम भी मैंने लिख दिया था, यहाँ पे नाम भी लिख दिया था मैंने, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को दिया गया, सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए, पहली स्पेस टच यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? पहली स्पेस टच यूनिकॉर्न कंपनी अगर पूछे कौन सी बनी है मेरे भाई, तो इतना स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। ये प्राइवेट कंपनी है। अब जैसे कि मान लो आपको पता हो नासा के बारे में भी पता होगा, इसका जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये दुनिया का इतना, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, दुनिया का सबसे बड़ा इतना, सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप ये किसके पास है दोस्तों? ये यूएसए के पास है, यूएसए के पास है। नासा के अभी हेड नए नए अपॉइंट किए गए, इनका नाम हो जाएगा जेरेड इसाकमैन इतना, जेरेड इसाकमैन इतना क्या हो जाएगा दोस्तों? जेरेड इसाकमैन यहाँ के क्या हो जाए? इसके जो है नासा के हेड हो जाएंगे। ठीक है, नासा के हेड कौन हो जाएंगे दोस्तों? जेरेड इसाकमैन हो जाएंगे। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं ये डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। इसके साथ हम लोग वज्र प्रहार सैन्याभ्यास करते हैं, टाइगर ट्रंप सैन्याभ्यास करते हैं, रेड फ्लैग सैन्याभ्यास करते हैं। इसके साथ हम इस देश से हम लोग मौलिक अधिकार लिए हैं। क्या लिए दोस्तों? मौलिक अधिकार लिए हैं। इस देश से हम लोग क्या लिए? मौलिक अधिकार लिए हैं। ये भाग 3 में हमको देखने को मिलता है। अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। यूएसए में ही आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति जेडी विंस हो जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट याद रख लेना। ठीक, चलिए सर 5 PM वाली क्लास का ओवरव्यू सर, आई एम स्लीपिंग टुडे। आपकी मर्जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो स्काई रूट एयरोस्पेस पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, जो हैदराबाद में $60 मिलियन की फंडिंग के साथ $1.1 बिलियन
बिलियन से अधिक अपना वैल्यूएशन को पार करके ये मुकाम हासिल किया है। विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी, ये प्राइवेट कंपनी जो है स्काईरूट, ये विक्रम-1 रॉकेट को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। विक्रम-1 रॉकेट को भी लॉन्च करने की ये क्या कर रहा है मेरे भाई, तैयारी कर रहा है। विक्रम-1 जो रॉकेट है उसको भी लॉन्च करने की ये तैयारी कर रहा है अपना स्काईरूट एरोस्पेस, ठीक है। ये पहली क्या बनी, यूनिकॉर्न कंपनी बनी है अपना, पहली प्राइवेट जो स्पेस है यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहली स्पेस टच यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है, तो स्काईरूट एरोस्पेस हो जाएगा। चलो, हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे दोस्तों, ये प्रारंभ हुआ है आपका, ये कहाँ हुआ बताइए, ये कहाँ हुआ है, कोई लेटर आया है क्या? सभी लोग एक बार क्लासेस को अवश्य शेयर कर दीजिएगा, क्लासेस को अवश्य शेयर कर दीजिएगा, तभी क्लासेस को करने में भी मज़ा आएगा, हमको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। क्लासेस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें सभी लोग। जयपुर, ठीक है, जयपुर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, ठीक है। इस बार दूसरा कमांडर सम्मेलन, देखो जयपुर में अपना शक्ति कमान मुख्यालय, अब देखो उद्घाटन राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने किया है। अभी पुराने वाले यही है, नए वाले तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। पुराने वाले तो यही हैं, पुरानी न्यूज़ में तो यही दिखेंगे, लेकिन नए वाले का तो मैंने नाम बता ही दिया था। चलो, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? देखो 6 तारीख को अस्थमा दिवस मनाते हैं, 8 तारीख को रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, और थैलेसीमिया दिवस भी हम लोग 8 ही तारीख को मनाते हैं। थैलेसीमिया दिवस भी हर साल हम लोग कब 8 तारीख को ही मनाते हैं। थैलेसीमिया दिवस भी हर साल हम लोग 8 तारीख को ही मनाते हैं, और साथ ही रेड क्रॉस दिवस भी हम लोग 8 तारीख को ही मनाते हैं। विश्व प्रेस दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 3 मई को मनाते हैं। और प्रेस में हमारे भारत का स्थान क्या हो चुका है? प्रेस में भारत का स्थान 157 हो चुका है 180 देशों में, 180 देशों में। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को हर साल प्रकाशित किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इनसे जूझ रहे मरीजों को समर्थन करने के लिए ये दिवस हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो विषय है, अब और छिपी नहीं, यत्न, इस बार का जो विषय है अब और छिपा नहीं, अनदेखा लोगों को ढूंढना, अनदेखे लोगों को समर्थन करना, इस बार की क्या है दोस्तों? इस बार की थीम है विश्व थैलेसीमिया दिवस की। इस बार की थीम है विश्व थैलेसीमिया दिवस की। वियतनाम के राष्ट्रपति के टू लैम भारत की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें क्या उपहार भेंट किया है? क्या उपहार भेंट किया, बताइए क्या उपहार भेंट किया है? मोदी जी ने उनको क्या उपहार भेंट किया है? कमेंट करते हुए आंसर सभी लोग बताइएगा। पहली बात तो याद रख लीजिएगा, इसको विशेष कमल दिए हैं, बिल्कुल इतना 108 नमो कमल के नाम से, जिसको विशेष करमल दिए हैं 108 है, इतना 108 विशेष करमल दिए हैं, 108 विशेष करमल दिए। बोधि वृक्ष, अब ये जो पीतल का जो है, ये पीतल की मूर्ति है जितना पीतल का दिए हैं, जो मुरादाबाद से है इतना, जो मुरादाबाद से लाया गया था, ठीक है। रेशमी वस्त्र जो कि वाराणसी से संबंधित है, जो कि कहाँ से दोस्तों? वाराणसी से संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है। तो वियतनाम के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आए तो भाई साहब खाली हाथ तो भेजेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिए हैं, जिनका नाम टू लैम हो जाएगा। इनको 2 लिख लीजिएगा दोस्तों, 2 लैम हो जाएगा, 2 लैम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे तो पीतल की बुद्ध की प्रतिमा, वाराणसी के रेशम की कपड़े, बिहार के विशेष व्यंजन, महाराष्ट्र का खास तोहफा, ये सारी चीज़ें टू लैम को दिया गया है उपहार स्वरूप। कौन दिया है? मोदी चचा दिए हैं। कौन दिए? मोदी जी दिए हैं। कौन दिए हैं? मोदी चचा दिए हैं, मोदी चचा दिए हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हमारे सूचकांक हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में हम लोग 91 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। डेनमार्क टॉप ऑफ द टेबल है। डेनमार्क क्या है? टॉप ऑफ द टेबल है। मानव विकास सूचकांक में हम लोग 130वें स्थान पे आ चुके हैं। टॉप ऑफ द टेबल कौन है दोस्तों? आइसलैंड है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में हम लोग क्या है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। हम लोग 131वें स्थान पे, टॉप पे आइसलैंड हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सूचकांक में अगर पूछेगा, हम लोग 99 स्थान पे, फिनलैंड टॉप पे है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में हम लोग 41वें स्थान पे है। टॉप पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग कौन से? 38वें स्थान पे। टॉप पे कौन है दोस्तों? स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग 6वें स्थान पे। 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स में हम लोग 115वें स्थान पे, टॉप पे आइसलैंड हो जाएगा, ठीक है।
और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग 16वें स्थान पे हैं, टॉप ऑफ द टेबल फिनलैंड हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम लोग 102वें स्थान पे हैं, और अगर पूछे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में तो 157 स्थान पे टॉप पे नॉर्वे है। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को हर साल प्रकाशित किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा हर साल इसको प्रकाशित किया जाता है। तो अभी खत्म नहीं हुआ, अब हम लोग जीके जीएस को भी आज सॉल्व करेंगे, इसी क्लास में करेंगे, ठीक है। इसी क्लासेस में हम लोग जीके जीएस को भी सॉल्व करेंगे, इसी क्लासेस में हम लोग जीके जीएस को भी सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा स्पेशल है, तो इस क्लासेस को मैंने बोला था कि थोड़ा स्पेशल बना दिया जाएगा, ठीक है। तो सेशन को जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया भैया, पहले सेशन को शेयर कर देना, सेशन को शेयर कर देना। हम लोग पानी पी लेते हैं, जब तक पानी पी लेते हैं, ठीक है। जितने भी लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, हर एक ग्रुप में, हर एक स्थान पे, हर एक बच्चे तक इस क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस क्लासेस को करे फिर डेली आने के लिए मजबूर हो जाए कि भाई क्लासेस करना है तो फिर यहीं से करना है और कहीं से नहीं करना है, ठीक है। इसलिए सेशन को शेयर अवश्य कर दीजिए सभी लोग। तब तक हम जल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तब तक शेयर करिए सभी लोग। देखिए, सेरिंगपट्टनम की संधि 1792 पर हस्ताक्षर किए जाने के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे? मालूम है, ये वही व्यक्ति है जिसने क्या किया था, स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ये वही व्यक्ति है जिसने क्या किया था, जो स्थायी बंदोबस्त है ना, स्थायी बंदोबस्त को क्या किया था दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त को क्या किया था, इसने लागू किया था। इसका नाम याद रख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो इसने कब किया था? 1793 में किया था। कब? 1793 में किया था, 1793 में किया था। ये वली जली मालूम है क्या लाया था? ये सहायक संधि लाया था, ये सहायक संधि लाया था। सहायक संधि इसे कहा जाता है, इसे बंगाल का शेर भी कहा जाता है। इसे बंगाल का क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर भी इसे कहते हैं, बंगाल का शेर भी इसे कहते हैं। अब काहे कहते हैं हमको समझ में नहीं आता, लेकिन कहा जाता है, ठीक है। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वॉरेन हेस्टिंग्स का। बंगाल का प्रथम रहता, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहता, गवर्नर जनरल अगर पूछ ले, गवर्नर जनरल कौन बनता है दोस्तों? 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कोई बनता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है, वॉरेन हेस्टिंग्स बनता है। और इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इसी के तहत 1774 में क्या किया जाता है? कलकत्ता में क्या किया जाता है मेरे भाई? कलकत्ता में क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाती है दोस्तों? स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। ये PYQ है अपना, मैं फिर से बता दूँ, ये PYQ है। जितनी भी चीज़ें हम करवाएंगे वो मान के चलना PYQ है, मान के चलिएगा PYQ है, ठीक है। और इसके बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि PYQ से एक आइडिया हमको मिलता है कि भाई साहब हम लोग क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या याद करना है और क्या छोड़ना है। इन सभी चीज़ों को याद करते हुए, समझते हुए हम लोग चीज़ों को पढ़ते हुए आगे चलेंगे, ठीक। चलिए, कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना एक गृह युद्ध है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी की थी? ये किसने की थी? इसका नाम याद रख लीजिएगा, नाम बड़ा है इतना। सर सैयद अहमद खान ने की थी। किसने की थी दोस्त? सैयद अहमद खान ने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये लॉर्ड कर्जन के बारे में तो पता ही होगा, इसने बंगाल विभाजन किया था। क्या किया था दोस्तों? बंगाल का क्या किया था दोस्तों? विभाजन किया था। और कब किया था दोस्तों? 1905 में किया था, 1905 में किया था। और इसी के जस्ट बाद क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। स्वदेशी जो आंदोलन होता है, स्वदेशी आंदोलन की क्या हो जाती है दोस्तों? शुरुआत हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन की क्या हो जाती है मेरे भाई? शुरुआत हो जाती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, ये पता होगा लॉर्ड डफरिन, इसकी समय ही क्या होता है दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की क्या होती है दोस्तों? स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना होती कब दोस्तों? 1885 में होती है, 1885 में होती है। संस्थापक का नाम अगर पूछ ले कि संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? A.O. ह्यूम हो जाएगा। A.O. ह्यूम जो है इसके संस्थापक का नाम हो जाएगा। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक का नाम हो जाएगा। साथ में आप ये भी याद कर सकते हैं, जो A.O. ह्यूम था, प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो कौन था प्रथम अध्यक्ष के बारे में अगर बात करूं कि प्रथम जो अध्यक्ष रहते हैं, प्रथम अध्यक्ष का नाम अगर पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन रहता है दोस्तों? W.C. बनर्जी रहते हैं। W.C. बनर्जी प्रथम अध्यक्ष रहते हैं। और अगर पूछे कि स्थान कौन सा रहता है, तो स्थान कौन सा रहता है? स्थान कौन रहता है? तो कौन रहता है? बम्बई रहता है। बम्बई रहता है स्थान। और कितने प्रतिनिधि रहते हैं? 72 प्रतिनिधि रहते हैं। स्थान रहता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रथम अधिवेशन यहीं पे होता है, ठीक है। बहुत स्पीड है क्या भाई? रोहित रॉय जी, ये क्लासेस लाइव है, बिल्कुल लाइव है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपसे बातचीत करके हम आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते हैं और अपना भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। ये क्लासेस बिल्कुल लाइव हैं, ये भी किसी तरीके से रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं है, ठीक। तो आपसे बतियाना या फिर मेरा आपसे बात करना या फिर आपका मेरे से बात करना टाइम की बर्बादी है। और टाइम की बर्बादी करना है तो आप कर सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद हम नहीं करेंगे, अपना टाइम बर्बाद, ठीक। आप बिल्कुल टाइम बर्बाद कर सकते हैं,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना टाइम एकदम अच्छे तरीके से बर्बाद कर सकते हैं, हमको इससे कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हमको नहीं है। बाकी आपकी अपनी इच्छा, पढ़ना तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक, चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के प्रति वफादार कौन था? मालूम है, ये यहाँ पे ये डायलॉग एकदम सही बैठेगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और हमारी कश्ती थी महादूबी जहाँ पे पानी कम था। इंदौर के होलकर, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के मान सिंह, ये सभी अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ये सभी के सभी लोग क्या है दोस्तों, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, याद रख लीजिएगा। इसके अलावा भी हैदराबाद का निजाम, ये भी अंग्रेजों की तरफ मिल गया था। मतलब हैदराबाद का निजाम जो था, हैदराबाद का क्या दोस्तों निजाम, हैदराबाद का निजाम जो था ना, ये अंग्रेजों के प्रति ये सभी अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। ये सभी अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, याद लीजिएगा। पटियाला के नाभा भी थे, इतना जो पटियाला है ना, पटियाला के क्या दोस्तों, पटियाला के नाभा भी इतना पटियाला के नाभा भी इसके प्रति वफादार थे। उसके साथ जिंद के सिख शासक भी इतना, जिंद जो है ना, जिंद के इतना सिख इतना, जिंद के सिख शासक भी किसके प्रति, इसी के प्रति वफादार थे, किसके, अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। तो यहाँ पे 1857 की जो क्रांति है ना, वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाए। वीडी सावरकर ने इसे क्या कहा है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो आज की क्लासेस में हम लोग करंट अफेयर्स प्लस आपको जीके जीएस दोनों ले रहे हैं। स्पेशल क्लासेस है आज की, इतना स्पेशल क्लासेस है आपकी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आज हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस बोथ आज मिक्सअप हम लोग लेके आए हैं। ठीक, चलिए दोनों मिक्सअप आज हम लोग लेके आए हैं। जैसे मैसअप होता है ना गाने में, उस तरीके से करंट अफेयर्स जीके जीएस का मैसअप हम लोग आपके सामने आज करवा रहे हैं। आई थिंक आपको क्लासेस अच्छी लगेंगी, अगर शुरू से कर रहे होगे तो अच्छी लगेगी, बीच में आओगे नहीं समझ में आएगा। निम्नलिखित में से 1858 में महारानी की घोषणा को हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसने कहा था बताइए। ये मालूम किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था एस.एन. बनर्जी के द्वारा, एस.एन. बनर्जी के द्वारा। और इसी के साथ तो गवर्नर जो था, गवर्नर जनरल जो हुआ करता ना पूरे भारत का, जो गवर्नर जनरल था, इसी का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। वायसराय कर दिया गया। और प्रथम वायसराय भी कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बनता है। और जिस समय 1857 की क्रांति होती है ना, उस समय अगर पूछे कि गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो यही रहता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन रहता है? पामस्टन रहते हैं। और 1857 की क्रांति के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। कौन हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था। कब? 1855-56 में, 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। इतना इसमें कौन रहते हैं? सिद्धू रहते हैं, कानू रहते हैं, चांद रहते हैं, भैरव रहते हैं। 4 लोग इसमें शामिल रहते हैं, 4 लोग इसमें सम्मिलित रहते हैं, ये आप याद कर सकते हो। ठीक, चलिए ठीक है, ये आप याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में यानी कि बोल सकते हैं कैंपे की खाड़ी में जल बहाती है बताइए। अभी आपसे ये भी पूछ सकता है खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? इस तरीके का फेवरेट प्रश्न रहता है एग्जामिनर का, याद रखना। इस तरीके के जो प्रश्न रहते हैं ना हमारे एग्जाम के क्या रहते हैं, बहुत फेवरेट रहते हैं, शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे नर्मदा प्लस ताप्ती जो है ना, ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, यहाँ पे आप देखिएगा ना इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये खंबात की खाड़ी है और ये खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अगर पूछे तो नर्मदा है, ताप्ती है, लिख लेना। नर्मदा हो जाएगी प्लस हो जाएगी ताप्ती हो जाएगी, प्लस ताप्ती हो जाएगी। उसके बाद देखोगे माहे हो जाएगी, उसके बाद साबरमती हो जाएगी, माही हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? माही हो जाएगी, साबरमती साबरमती हो जाएगी। ये सभी जो नदियां हैं ना खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, उसमें से नर्मदा और ताप्ती तो रिफ्ट वैली में भी होके बहती हैं। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी में होके बहती है, गहरे गड्ढों का निर्माण करती है, गहरे गड्ढों का भी निर्माण करती हुई जाती हैं, याद कीजिएगा। तो रिफ्ट वैली में बहने वाली नदियां भी कौन है? नर्मदा, ताप्ती हैं। भ्रंश घाटी में यानी कि और साथ ही साथ खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ये चारों हैं, नर्मदा, ताप्ती, माहे, साबरमती, ये सभी के सभी आता है, ये सभी के सभी। ठीक है, क्लासेस कैसी लग रही है बताइएगा। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भैया नर्मदा नदी निकलती कहाँ थी? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। या फिर पूछ सकता है कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये तो आपको एमपी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से।
अमरकंटक जो है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की जो पहाड़ी है यहाँ से ये नदी निकलती है और अरब सागर में अपना जल संग्रहित करती है। ये चारों की चारों अरब सागर में ही जल संग्रहित करती है, याद रख लीजिएगा। ठीक, अब जैसे कि मान लो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है कौन दोस्तों, ताप्ती नदी। आप देखोगे तो ये जो ताप्ती है, ये ताप्ती कहाँ से निकलती है, एमपी में एक जगह है दोस्तों, एमपी में एक जगह है बैतूल, बैतूल अपना, बैतूल का नाम सुने होंगे, बैतूल जिले है अपना, बैतूल जिले में अपना मुल्ताई अपना, मुल्ताई नामक स्थान से अपना सतपुड़ा पर्वत अपना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, इसका क्या होता है, उद्गम होता है, खंभात की खाड़ी गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है। अब ये भी पूछ सकता है कि भैया ये कहाँ कहाँ नर्मदा नदी बहती है, सॉरी ताप्ती नदी बहती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ताप्ती नदी बहती है। और उपनाम इसका सूर्यपुत्री और तापी है इतना, इसका उपनाम, ताप्ती का उपनाम क्या है दोस्तों, सूर्यपुत्री, सूर्यपुत्री इतना, सूर्यपुत्री या फिर ताप्ती हो जाएगा, 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 ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब माहे नदी और साबरमती का उद्गम भी पूछ सकता है, बताइए माहे नदी और साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, दोनों पूछ सकता है, क्योंकि ये खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर में जल संग्रहित कर रही हैं। तो ये अपना माहे नदी मध्य प्रदेश के थार जिले की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, जो माहे नदी है ना, ये मध्य प्रदेश के थार जिले की जो विंध्याचल पहाड़ी है ना, विंध्याचल के पास से निकलती है। अब यहाँ पे पूछ सकता है साबरमती कहाँ से निकलती है, तब देखो साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ये साबरमती ना उदयपुर जिले के अरावली पहाड़ियों से निकलती है कौन दोस्तों, साबरमती नदी। और यही अरावली से तो आपको लूनी नदी भी निकलती है, अरावली से ही तो आपका लूनी नदी भी निकलती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ये मान लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लगभग सभी भागों में प्रतिवर्ष मानसून में अधिकांश वर्षा होती है, लेकिन इनमें से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। देखो आप देखोगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो भारत के हर क्षेत्र में वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु में ना लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु में जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, उससे वर्षा होती है। बाकी तो यहाँ पे अपवाद है, यहाँ पे क्या दोस्तों, तमिलनाडु। बाकी इसमें अपवाद क्या है दोस्तों, तमिलनाडु। इतना बाकी इसमें अपवाद क्या है दोस्तों, तो तमिलनाडु इसमें क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। तमिलनाडु इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपवाद हो जाएगा। तमिलनाडु इसमें क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में, खासतौर पे आपको जो भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें उसमें पूछा गया है। ठीक, चलो हर जगह काम आएगा, हर जगह। ये जो क्लासेस ही ऐसी हैं जो हर जगह आपको काम आएगी। ठीक, चलिए तराई के मैदान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखो अब इस तरीके से चलिएगा ना, बृहद हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक, फिर भाबर का मैदान, फिर तराई का मैदान, फिर बांगर का मैदान, फिर खादर का मैदान, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है क्रम। तराई के मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये भाबर के क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। भाबर के क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र में बहुत नमी अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। यह स्थान गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होता है, बिल्कुल। दलदली भूमि में ही देखोगे गन्ना उगता है। पैर रखोगे पैरवा नीचे धस जाता है, पैर रखोगे ना पैरवा नीचे इसे धस जाता है, इसे पैरवा धस जाता है। गन्ने की खेत में खेती जहाँ होती है, देखो दलदली भूमि होती है। ठीक है, ये कथन भी सही है। यह पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान में अधिक चौड़ा होता है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसका आंसर 1 2 3 4 चारों सही है। यानी कि इसका आंसर 1 2 3 4 चारों के चारों कथन सत्य हैं, चारों के चारे कथन सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तेज चल रहा हूं तो बता दीजिएगा, हम थोड़ा स्पीड कम कर देंगे। तेज है तो बता दीजिएगा, थोड़ा स्पीड हम लोग कम कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बताइएगा। ठीक है, बोलिएगा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, बोलिएगा तभी कुछ हो सकता। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है। इसके लिए 78 किलोमीटर है, इतना 78 किलोमीटर है। और सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है इतना, और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये जो देखो सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का इतना सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रख लीजिएगा। और ये कहाँ पे स्थित है मेरे भाई, तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा, ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित ना, काराकोरम
काराकोरम जो है ना, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला में ये स्थित है, पर्वतमाला में ये स्थित है। काराकोरम जो पर्वतमाला है वहीं पे ये स्थित है, याद रख लीजिएगा। ठीक, चलो ठीक, चलिए। निम्नलिखित में कौन श्वेत विषाणु के नाम से जाना जाता है? ऑब्वियसली कौन हो जाएगा? जिसको जिंक सल्फेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जिसको जिंक सल्फेट हो जाएगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें जिंक सल्फेट हो जाएगा। श्वेत विषाणु के नाम से कौन जाना जाता है? जिंक सल्फेट को जाना जाता है। ठीक है, जिंक सल्फेट को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CaCl2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। बेसिकली पानी को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसी को इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए। हालांकि बोलते हैं कि लोग क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन बेसिकली होता यही है। ठीक है, हाँ सही बात है, सही बात है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों का निर्माण के लिए आवश्यक होती है क्या? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होती है क्या? बताइए क्या आवश्यक होती है? इन दोनों के लिए आवश्यक होता है आयरन। और आयरन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में मिलता है तो वो होता है पालक। सर्वाधिक मात्रा में आयरन अगर किसी चीज़ में मिलता है तो वो किस में होता है दोस्तों? आयरन किसमें मिलता है? पालक में मिलता है। इसको Fe से हम लोग दर्शाते हैं, इसको Fe से दर्शाते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आयरन हो जाएगा। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी से तो आप सब लोग जानते होंगे कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। कौन था? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन था? रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। और कैल्शियम कहते हैं, कैल्शियम अगर पूछे, कैल्शियम अगर की कमी हो जाती है ना तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। खासतौर पे आप देखोगे 30 के प्लस होते जितने भी लोग होते हैं, ये आपको जब बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, जब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और उसको जो है दोस्तों स्टोर होते जाता है, अत्यधिक स्टोर हो जाता है, तो हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं, थकान महसूस होने लगता है जब आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा होता है। फिटनेस अगर करते रहिएगा, योगा आप करते रहिएगा तो सालों साल तक आपका जो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, कोई भी समस्या होगी नहीं। अगर आप योगा नहीं कर रहे हैं, फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, चलिए। श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, ये जो मैं बेसिकली बताता हूँ, जब ब्लड के बारे में बात करता हूँ, जब भी मैं ब्लड के बारे में बात करता हूँ तो ब्लड वी हैव 3 टाइप का होता है। इतना एक होता है RBC, एक होता है WBC, एक होता है प्लेटलेट्स। ये ब्लड आप देखिएगा 3 प्रकार का होता है। RBC की कमी से सिकल सेल एनीमिया होता है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का ही होता है। WBC क्या करता है? बेसिकली संक्रमण से लड़ने के लिए सहायक होता है, और जब प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, डेंगू में काउंट कम होता है। प्लेटलेट्स काउंट आप देखिएगा ना तो यूजुअली डेंगू में कम हो जाता है, WBC अब बेसिकली 2 से 4 दिन का इसका जीवन काल होता है, और इसकी अगर कमी हो जाती है बॉडी में ना तो हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो कम हो जाती है, फिर आप बहुत जल्दी बीमार होने लगेगा। WBC की अगर कमी हो जाती है तो, WBC की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो। ठीक है, फिलहाल आपको पता होगा ब्लड जो होता है, ये ब्लड जो है ये क्या होता है? इसका pH मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। हमारे शरीर का 4 से 5% जो है, हमारे शरीर के वजन का 4 से 5% आपको बेसिकली बोल सकते हैं 5 से 7 लीटर ब्लड आपकी बॉडी में सामान्य मनुष्य के शरीर में देखने को मिलता है। ठीक है, और महिलाओं में ब्लड की कमी हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं? सिकल सेल अनीमिया के नाम से भी जानते हैं, सिकल सेल अनीमिया के नाम से भी हम लोग उसको संबोधित करते हैं और जानते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती करिएगा तो फिर इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। कोई इसमें भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार की आपकी मदद नहीं कर पाएगा। ठीक, चलिए। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए सब लोग, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई? तो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं में से कौन सी विशेषता ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है? तो कोई संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी ली गई है, विधि का शासन भी लिया गया, लेकिन समवर्ती सूची नहीं ली गई है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में देखिएगा 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियाँ देखने को मिलती हैं। उसमें से जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसमें क्या है? राज्य एवं केंद्र दोनों मिल करके कानून बनाते हैं, जैसे कि GST, जैसे कि क्या हो जाएगा? GST। ठीक है, केवल केंद्र के कहने से वो कानून पास नहीं हो जाता, उसमें आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति चाहिए थी, तब जाके वो कानून पास हुआ। ठीक है, विशेष बहुमत,
प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की अनुमति, तब जाकर वो पास हुआ, वरना जीएसटी कभी पारित नहीं होता। एक जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था और 101वां संविधान संशोधन हुआ था, 279 के में इसको शामिल किया गया है। जीएसटी भी देखिएगा 3 प्रकार का होता है, IGST, CGST, SGST। IGST मतलब इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट व्यापार होता है, उसके लिए IGST होता है। SGST स्टेट में व्यापार होता है, और CGST जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाते हैं। तो 3 प्रकार की जीएसटी भी देखने को मिलती है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति था? 6वें थे इतना, या फिर 6वें थे, था नहीं होना चाहिए, थे होना चाहिए, थे, ठीक, था नहीं होना चाहिए, था अच्छा नहीं लगता है, थे बोलिएगा, थोड़ा रिस्पेक्ट लगता है। बेसिकली मैं बता देता हूँ, नीलम संजीव रेड्डी इनका नाम हो जाएगा। इनका नाम अगर पूछे क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? नीलम यत्ना संजीव यत्ना, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। इनका नाम नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। इनका नाम नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। करंट अफेयर्स वाला हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करिए। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को कौन सा दंडित कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को कौन दंडित कर सकता है? कौन दंडित कर सकता है बताइए सब लोग। इसमें ऑब्वियसली कौन होगा दोस्तों? ये सर्वोच्च न्यायालय ही हो जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय में अभी कहा गया है कि 33 जज थे, अब इनको बढ़ाकर 37 किया जाएगा, और प्लस एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर मिला लीजिएगा तो टोटल कुल मिला के कितने 38 न्यायाधीश हो जाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 1 to 4 हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर पूछ ले इस समय कौन है 53वें नंबर के, तो जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। जस्टिस कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत हो जाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न से सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति का आर्टिकल आप देखेगा 52 से शुरू होता है, 52 से शुरू होता है। संसद का आर्टिकल 79 में आपको संसद का उल्लेख देखने को मिलता है। मंत्री परिषद सेंट्रल वाली जो है 75 में आपको देखने को मिलेगी, 74 में आपको देखने को मिलेगी। 74 में मंत्री परिषद के बारे में आपको वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। क्लासेस कैसी लग रही है ये बताइए, क्लासेस के बारे में जरूर से बताइए सभी लोग। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? देखो, राज्य के ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? अपना विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, या उनमें से कोई नहीं? बताओ। फिलहाल जो धन विधेयक है, अगर राज्यों की बात करें ना तो विधानसभा में। कहाँ पे? राज्यों की बात करें तो विधानसभा में। केंद्र की अगर हम बात करते हैं अपना, केंद्र की अगर हम बात करें धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो केंद्र की अगर मैं बात करूँ तो धन विधेयक हमेशा जो है कहाँ पे? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक का आर्टिकल 110 है, और लोकसभा स्पीकर डिसीजन लेता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। इसका डिसीजन हमेशा लोकसभा स्पीकर लेता है, लोकसभा स्पीकर लेता है। अब धन विधेयक की परिभाषा क्या है कि कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें नए प्रकार के टैक्स लगाने संबंधित प्रावधान या फिर पुराने प्रकार के टैक्स हटाने संबंधित प्रावधान वर्णित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग धन विधेयक के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग धन विधेयक के नाम से जानते हैं, उसी को धन विधेयक के नाम से संबोधित किया जाता है। सिंपल साधारण भाषा में जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ और जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, समझते हुए चलिएगा। और आज की क्लासेस आप कभी नहीं भूल पाइएगा इतना, आप खुद कहिएगा सर इस तरीके की ही क्लासेस हमको चाहिए, इस तरीके की ही क्लासेस आपको चाहिए, ठीक। चलिए, ओजोन की परत के लिए मुख्य रूप से ओजोन की परत मुख्य रूप से क्या अवशोषित करती है? जो भी ओजोन की परत है, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ओजोन की परत मुख्य रूप से क्या अवशोषित करती है दोस्तों? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। पराबैंगनी जो किरणें होती है ना, उनको ही अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरणों को ही अवशोषित करती है अपना। और ओजोन की परत आपको पाई कहाँ जाती है? अब देखोगे, इस पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल आपको देखने को मिलता है। पहले आपको मिलेगा क्षोभ मंडल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद समताप मंडल आपको देखने को मिलेगा। तीसरा आपको मध्य मंडल आपको देखने को मिलेगा। चौथा आपको आयन मंडल आपको देखने को मिलेगा। पांचवा आपको बहिर्मंडल आपको देखने को मिलेगा। बहिर्मंडल आपको देखने को मिलेगा। और यत्ना समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत पाई जाती है। समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत को हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों? डॉप्सन में मापते हैं। इसी के संरक्षण के लिए हर साल 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी यहाँ याद कर लीजिएगा। फिलहाल इसका प्रश्न आंसर अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएगा।
अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की पपड़ी में उनकी प्रचुरता के घटते क्रम का सही क्रम व्यवस्थित ढंग से बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से पृथ्वी की पपड़ी में उसकी प्रचुरता के घटते क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। देखो सिंपल है, इसको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल। पहले ऑक्सीजन, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे और क्लास को फिर समाप्त करेंगे। क्लासेस को फिर समाप्त करेंगे, ठीक है। बाकी आपको क्लासेस कैसी लगी ये आप सभी लोग अवश्य कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा और सुझाव दीजिएगा। ठीक, चलिए फिलहाल आते हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जननी डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। दूसरा प्रश्न है, ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों तो इंदौर में आयोजित की गई। कहाँ पे दोस्तों? इंदौर में आयोजित की गई। कहाँ पे? इंदौर में इसका आयोजन किया गया। इंदौर में इसका आयोजन किया गया। तो ये पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं, बने अच्छे अगले मुख्यमंत्री का नाम शुवेंदु अधिकारी बने हैं। शुवेंदु अधिकारी बने हैं। ठीक है। तिमोर ग्रीन पिजन किस स्थानिक यातना एंडेमिक पक्षी की प्रजाति है? तो किसकी है दोस्तों? ये आपका तिमोर आइलैंड की है। हाँ, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, मैं बता देता हूँ, एक नेशनल पार्क है, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, नीनो कोनी नेशनल पार्क। यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दोस्तों नीनो कोनी नेशनल पार्क में ये आपको देखने को मिलता है। नीनो कोनी नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलता है, जो कि तिमोर में ही है, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। दिल्ली नहीं, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कैपिटल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। ये दिल्ली है, वो दिल्ली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2026 के यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया? सुडानी जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली स्पेस टच यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो स्काईरूट एरोस्पेस बनी है। एक मिनट रुकिएगा, खाली पानी पी ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बस खत्म ही होने वाला है, चिंता मत करिए, बस खत्म ही होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, बस खत्म ही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सैन्य कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? दोस्तों जयपुर में हुआ है। कहाँ पे? जयपुर में हुआ है। ठीक है, जयपुर में हुआ है। ठीक है। दूसरा, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 8 मई को मनाया गया। ठीक है इतना। दूसरा, आप लोग बताइए, वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम को भारत की यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कौन सा उपहार भेंट किया? तो उपयुक्त सभी हो गया। 3 प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करते हुए आंसर बताइएगा। 3 प्रश्न, ज़्यादा नहीं। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन बने? पहला। सीडीएस हमारे कौन बने? कौन बने ये बताना। नौसेना प्रमुख कौन बने? ये 3 क्वेश्चन, 1, 2 और 3, ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। ये मैंने आज के होमवर्क छोड़ा है क्योंकि मैंने आज की क्लासेस में आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें मैंने आज के क्लासेस में पढ़ाई हैं। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर अवश्य दीजिएगा। बाकी आप लोगों को क्लासेस कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा। हमने तो पूरा प्रयत्न किया है कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बेटर से बेटर कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए। बाकी आपको क्लासेस कैसी लगी ये आप अवश्य बताइएगा कि क्लासेस आपको कैसी लगी आज की। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए बताइए क्लासेस कैसी लगी आप सभी लोगों को, जरूर से बताइएगा। ठीक है, क्लासेस कैसी लगी ये जरूर से बताइएगा। ये आपको अभी नहीं होमवर्क करना है इतना, जब आप क्लासेस एंड हो जाएंगी तो उसके बाद लाइव कमेंट बॉक्स में जो है ऑप्शन खुलता है ना, वहाँ पे आप इसका आंसर लिखेंगे, कि जो है आपको ये वेस्ट बंगाल के सीएम कौन बने हैं, सीडीएस हमारे कौन बने हैं अभी नए वाले, और हमारे नौसेना के जो हेड हैं वो कौन बने। ये तीनों चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सभी। इन तीनों चीज़ों का आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम आपको देखेंगे और उसके प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोग दिए रहेंगे तो उसको कल स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा। कल
उसको स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा। बाकी आपको क्लासेस आज की अवश्य ज़रूर से पसंद आई होगी। ठीक है, जो भी न्यूज़ थी मैंने सब चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है, साथ ही साथ जीके जीएस के प्रश्नों को भी, पीवाईक्यू को भी इसमें इंक्लूड करने का कोशिश किया है। ठीक है, बिहार के कुछ, उत्तर प्रदेश के कुछ, झारखंड के कुछ, तमिलनाडु के कुछ, वेस्ट बंगाल के कुछ, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है उन सभी चीज़ों को हमने कवर करने का प्रयत्न किया है। बाकी आपको क्लासेस कैसी लगेगी, आप सभी लोग अवश्य इस सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लासेस को बताइएगा, सभी के सभी छात्र। धन्यवाद।